बहुत सारे आईपीओज का दौर चल रहा है, बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा मुनाफा देके जा रहे हैं और लिस्टिंग में भी बहुत बड़ा गेन दे रहे हैं, या अभी तक की लिस्टिंग के बाद से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे आईपीओज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे निवेशक फंस भी रहे हैं। तो ये ऐसा दौर है जिसके अंदर में बहुत जरूरी है ये समझना है कि किस आईपीओ में आप जाएं और किस आईपीओ में ना जाएं। हम आपके साथ में ये चर्चा संतोष सर करते रहते हैं कि आईपीओ जो अभी आते हैं उनको हम एक बार डिटेल में एनालाइज करते हैं कि किस आईपीओ को भरना चाहिए और किसको नहीं भरना चाहिए। उसी क्रम में आज किस आईपीओ पे हम बात करने जा रहे हैं। देखिए मतलब आईपीओ जैसा हम बताते हैं कि आईपीओ एक वो अवसर होता है इन्वेस्टर के लिए कि जहां पर कि आप बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने पैसे लगाकर उनके बिजनेस में जो वो कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, उसमें आप पैसा लगाओ और अपने पैसे को ग्रो करो। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम जैसे कि बाजार जाते हैं तो कुछ भी खरीदते हो आप, तो आप देखते हो कि उसका वैल्यू या उसका वर्थ होता है कि नहीं। सिमिलरली हमको जब भी आईपीओ में लगाना है, ऐसे इसलिए नहीं लगाना है कि बुल मार्केट चल रहा है, और बुल मार्केट में बहुत बार क्या होता है कि लोग महंगी चीजें आपको बेच के जाते हैं, और तो उस चीजों से बचना है। हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो आपके लिए, लेकिन आपका कैपिटल प्रोटेक्शन, ये जो धर्म बनता है, हम जब कभी भी देखते हैं तो कैपिटल आपकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। और कैपिटल तब प्रोटेक्ट होगी जब आप एक अच्छे सुदृढ़ अच्छे बिजनेस में पैसा लगाते हो और अच्छे बिजनेस में अच्छे वैल्यू पे लगाते हो। दो चीजों का काफी ख्याल रखो आप कि अच्छे बिजनेस हो, अच्छी बिजनेस पेडिग्री हो, प्रमोटर अच्छे हो, और उसका दाम भी ठीक हो जहाँ की आपको थोड़ा हेड स्पेस मिले कि आप पैसे बना सको। ऐसी ही एक कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि डेटा पैटर्न के नाम से है, साउथ इंडिया की कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में काम करती है, काफी दिनों से है, तकरीबन 3 दशक हो गए हैं जो कि कंपनी का योगदान डिफेंस सेक्टर में ज्यादा है। और इन दिनों डिफेंस सेक्टर काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा है, और क्योंकि मेक इन इंडिया का जो गवर्नमेंट का एंडेवर है उसके कारण बहुत सारी कंपनियां अब धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं। जो बिजनेस बाहर जाते थे वो अब हमारी इन कंपनियों को मिल रहे हैं, और वैसे ही एक कंपनी है डेटा पैटर्न। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, साल 1.5 साल के अंदर में 2 कंपनी के आईपीओ आए थे, जिसमें एमटार टेक्नोलॉजी था एक, और दूसरा पारस डिफेंस था, जिसको कि मार्केट में काफी जो है हाथों हाथ लिया और काफी अच्छे मुनाफे भी हुए कंपनी में। और लेकिन ये चीज आपको समझना होगा कि ये जो कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, काफी प्रिसिजन टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए नो हाउ होना काफी जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि इस सेक्टर में बैरियर टू एंट्री काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये कंपनियों का जो टेक्नोलॉजी नो हाउ होता है वो सब लोगों के पास नहीं होता है। रिस्क भी वहीं से निकलता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि डिफेंस से ऑर्डर आने बंद हो गए और इनके क्लाइंट्स जो है काफी कम होते हैं, तो डिफेंस में अगर किसी तरह का गवर्नमेंट के प्लान अगर जो है कम हो गया, उन्होंने बजट अगर कम कर दिया, तो ये कंपनियां एडवर्सली इफेक्ट भी होंगी। लेकिन चूंकि डिफेंस में हमने बहुत आगे बढ़ना है अभी इंडिया को, और बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, तो उस लिहाज से लगता है कि ये सेक्टर ग्रो करेगा और इसमें रहने वाली कंपनियां भी ग्रो करेंगी। वैसे ही एक कंपनी है डेटा पैटर्न। ये कंपनी देखिए करती क्या है, तो ये कम्युनिकेशन जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसके अंदर काम करती है, माइक्रोवेव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाती है, फर्मवेयर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करती है। तो आप समझ लो स्पेस में कह लो या पानी के अंदर कह लो, जितने भी डिफेंस सिस्टम लगे हैं उसमें जो कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी है, उस चीज को कंपनी बनाती है। जो कोर कॉम्पिटेंसी है कंपनी की, उसमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिजाइनिंग डेवलपमेंट है, जिसकी काफी अच्छी कैपेबिलिटी है कंपनी की। और इसमें जो मेजर इनके जो प्रोडक्ट हैं वो रडार हैं, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस हैं, और इनके कुछ और सिस्टम्स हैं जो कि अंडर वाटर कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है इनके पास, और ब्रह्मोस जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के ब्रह्मोस मिसाइल्स का, उसमें भी ये योगदान करते हैं। एवियोनिक्स, स्मॉल सैटेलाइट्स, और ATE फॉर डिफेंस एरोस्पेस सिस्टम है, और कॉर्ड्स सिस्टम है, जिसके अंदर कंपनी की महारत हासिल है। कंपनी के बारे में अगर देखें तो कंपनी जो साउथ इंडिया में चेन्नई के पास जो है, इनके पास 1 लाख स्क्वायर फीट जगह है फैक्ट्री का, जहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई है। और तकरीबन जो है 1 लाख स्क्वायर फीट जो है वो 5.75 एकर्स लैंड में फैला हुआ है। अगर देखा जाए
और इनके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर बुक कह लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इनकी ऑर्डर बुक होती है। ऑर्डर बुक को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, टाइम बाउंड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, और इसमें इनकी एडवर्स रिपोर्ट फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं आनी चाहिए। वो सारी चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है और काफी बारीकियों से देखा जाता है उन सारी चीजों को। तो इनके जो लास्ट ईयर के जो रेवेन्यू था तकरीबन 200 करोड़ के ऊपर का था, और 580 करोड़ के करीब इनका ऑर्डर बुक है। तो वो रेवेन्यू विजिबिलिटी भी 2-2.5 साल की है कंपनी के पास। कंपनी जो जो पैसे जुगाड़ कर रही है आईपीओ के थ्रू जो लाएगी, उसमें जो इशू साइज है इनका 588 करोड़ रुपए के करीब है। फेस वैल्यू कंपनी का ₹2 का है। और इसमें से जो फ्रेश इशू हो गई, हमेशा आईपीओ में देखना चाहिए कि कंपनी के पास कितने पैसे जा रहे हैं और उनके इन्वेस्टर कितने लेकर निकल रहे हैं। तो इसमें जो फ्रेश इशू हो रहा है वो 240 करोड़ का है। 588 करोड़ में 240 करोड़ के करीब करीब जो है, आधे से थोड़ा कम कंपनी के पास जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी जो है उसको अपने डे टू डे बिजनेस में यूटिलाइज करेगी। प्राइस बैंड 555 से 585 के पास है। 25 शेयर का मिनिमम बिड लॉट है, जिसमें रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। मार्केट कैप जो होगा, अगर हायर प्राइस बैंड पे देखा जाए तो तकरीबन 3035 करोड़ के करीब का होगा। तो मतलब कंपनी एज सच छोटी कंपनी है, जहां पर कि ये लिस्टिंग के रूप में हम देखेंगे इसको। जैसा मैंने बताया कि इनके पास जो भी ऑर्डर बुक है, वो ऑर्डर बुक कह लें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ब्रह्मोस, डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, एचएएल है, बीईएल जैसी कंपनी जो लिस्टेड है, एचएएल भी लिस्टेड है, वहां से है। तो इनके पास डाइवर्स ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास पड़े हुए हैं। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर हम देखते हैं कि क्या कंपनी जो पैसे जुगाड़ कर रही है उससे क्या करना है हमको। तो पहली चीज की कंपनी जो इसमें रीपेमेंट करेगी या प्रीपेमेंट कर देगी कुछ पोर्शंस को, जिसमें कि 60 करोड़ के करीब, 61 करोड़ समझ लीजिए, मोटा मोटी हाउसिंग है, 61 करोड़ के करीब जो प्रीपेमेंट है या बोरोइंग जो है उसको कंपनी देगी। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि ऑर्डर जब आपके बढ़ते हैं और पेमेंट जब आता है तो वो एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल्स लेने हैं, प्रोसेस करना है, बनाना है, और उसको बनाकर बेचने तक का वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। आपके ऑर्डर बढ़ते हैं तो वर्किंग कैपिटल लगती है, उसमें करीब करीब 95 करोड़ वर्किंग कैपिटल में जाएंगे। और उसके बाद उनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी चेन्नई पे है, अब वहां पर अपग्रेड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे उस फैसिलिटी को, जिसमें कि 60 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी निवेश करेगी। और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस भी कुछ पैसे होंगे, और कुछ जो आईपीओ के जो खर्चे होते हैं वहां पर कंपनी पैसे लगाएगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी अगर देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल रही है इन सारे सालों में। और प्रॉफिटेबल इन अ सेंस कि अगर आप देखें तो कंपनी का नेटवर्थ जो है, पहली चीज देखते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए नेटवर्थ बढ़ाया है कि नहीं। उनकी बैलेंस शीट में नेटवर्थ हम लगातार देख रहे हैं कि 2019 में 132 करोड़ के करीब का नेटवर्थ था, जो कि बढ़ के 2020 में 153 करोड़ और 2021 में 207 करोड़ के करीब हुआ है। और 216 करोड़ के करीब नेटवर्थ जो है वो 6 मंथ एंडेड जब कंपनी ने बैलेंस शीट सितंबर में ली है तब था। कंपनी की जो बोरोइंग है अभी तक, जो आईपीओ के पहले अगर देखा जाए तो तकरीबन 52 करोड़ 40 लाख के करीब की है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर जो रेवेन्यू रहा है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21 223 करोड़ का है। एडजस्टेड एबिटा 94.5 करोड़ का है, और एबिटा मार्जिन जो कंपनी की रही है, एडजस्टेड एबिटा मार्जिन वो तकरीबन 41% की रही है। तो काफी अच्छी मार्जिन लास्ट ईयर रही है। लेकिन अगर पिछले साल देख लें उसने 29% की रही है, और उसके पिछले साल 2019 में देखा जाए तो भी 20% के करीब रही है। तो आपको ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं, स्केलेबिलिटी होती है, तो आप स्केल को अचीव करते हो तो आपकी मार्जिन और एक्सपैंड होती है। आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि और ये एक्सपैंड करेगी। कंपनी का जो लास्ट ईयर का जो ईपीएस रहा है वो तकरीबन 11.90 के आसपास का रहा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए लास्ट ईयर 55 करोड़ 57 लाख के करीब रहे हैं। और पूरे अगर 6 महीने की प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें 23 करोड़ के करीब की प्रॉफिट कंपनी की आई है। अब कंपनी को हम हमेशा देखते हैं कि ये तो हमने कंपनी के बारे में जाना, लेकिन उसके अलावा जो हमको जानना है कि ये जो चीज पर्टिकुलर खरीद रहे हैं क्या उसकी प्राइसिंग कैसी है, और उनके जो भी पीयर्स हैं वो कैसा करते हैं, और उनको क्या मार्केट प्राइस दे रहा है।
तो उस लिहाज से अगर देखें तो जैसा मैंने बताया कि एमटार टेक्नोलॉजी कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ था, और उसके साथ पारस डिफेंस कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ था। तो पारस डिफेंस की बात अगर की जाए तो पारस डिफेंस का जो करंट मार्केट प्राइस है उसके लिहाज से उनका जो पी रेशियो है वो काफी ज्यादा है, 140 के करीब है, और एमटार टेक्नोलॉजी के करीब जो है 84 के करीब है। और वहीं पर डेटा पैटर्न्स जो जो उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियोज है वो तकरीबन 49 है पी रेशियो। अगर हम जो है इसको लास्ट के 3 सालों को एवरेज करके अगर लाते हैं तकरीबन 49, क्योंकि लास्ट ईयर को हम नहीं पकड़ते हैं, हमने एवरेज पकड़ रखा है कि 3 सालों का अगर है तो 49.2 के करीब ई रेशियो आता है। तो वहां पर एक हमको रूम मिलता है कि इनके पीयर्स इससे ज्यादा महंगे हैं, ये थोड़ा सस्ता है, तो हमको रूम मिल सकता है यहाँ पर बढ़ने के लिए। दूसरी चीज रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात अगर कर लें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी का सुपीरियर रहा है पूरे कह लें कि पूरी जो इनकी पीयर्स लिस्ट है उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तकरीबन 19% है, और इस कंपनी का भी 19% करीब रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी रही है। तो वो काफी अच्छी है कि पूरे सेक्टर में पिछले पायदान पे हैं अगर हम पूरे 3 साल का एवरेज कर लें। लेकिन लास्ट ईयर का अगर देखेंगे तो 26 के ऊपर है रिटर्न ऑन, तो उस लिहाज से काफी अच्छा है। लेकिन हम एवरेज कर लें ताकि हमारा रिस्क भी एवरेज हो जाए, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये आईपीओ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमको इसमें रिलेटिवली चीपर मिल रहा है। दूसरी चीज, अब रिस्क कहाँ हो सकते हैं, तो रिस्क के लिहाज से सबसे पहली चीज की इनकी जो कस्टमर, इनकी जो क्लाइंट या कस्टमर कह रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर स्टैंड में कुछ चेंजेस आते हैं तो इनको अगर ऑर्डर नहीं मिलता है तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जिसे हम कहते हैं वो है, लेकिन सारी कंपनियों के साथ है, इस कंपनी के साथ। तो ये रिस्क को ध्यान में रखें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ध्यान में रखें, बजट को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि बजट में डिफेंस एलोकेशन कैसे रहेंगे, आने वाले बजट भी आने वाला है तो वहां पर देखें। और बजटरी एलोकेशन में अगर डिफेंस पे ज्यादा फोकस रहता है उसमें भी थोड़ा प्रेशर रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप अगर बजटरी एलोकेशन टू अपने जो आसपास के देश हैं उससे ज्यादा भी कर रहे हैं तो भी एक प्रेशर होता है आपको यूएनओ में कि आप इतना डिफेंस पे फोकस क्यों कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि एग्रेशन करो आप, वो भी है। लेकिन आपको मोटा मोटी देखना होगा कि डिफेंस में किस तरह से गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज और कितना पैसा एलोकेट कर रहे हैं, इन सारी चीजों में देखकर, ये सारी चीजें देखकर अब ये लगता है कि आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। जी ठीक है। और इसमें मैं इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट कंपनी होगी और सरकार से ही इनको सारा कॉन्ट्रैक्ट और सारा जो इनका सबसे बड़ा क्लाइंट होगा, तो बस वो एक रिस्क एलिमेंट है। लेकिन उसके साथ में जो उसी के जो दूसरे साइड आते हैं, जो कि उसके प्रोज हैं, जो उसके फायदे हैं, वो ये हैं कि आपका कहीं ना कहीं पेमेंट अश्योर्ड रहता है, डिलेड होता है लेकिन अश्योर्ड होता है। और साथ ही साथ आगे कितना बिजनेस बढ़ने वाला है वो हम पिछले पैटर्न से, जो सरकार का अभी तक का जो रवैया रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं डिफेंस के अंदर में एक एक्स्ट्रा नया बड़ा निवेश बढ़ाने की कोशिश और बहुत सारी खबरें और बहुत सारी चीजें कवायद चल रही है, सरकार कर रही है, तो उसके चलते कहीं हम ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि शायद आने वाले बजट्स में भी और एलोकेशन होगा या बढ़ेगा, और उसका फायदा इस कंपनी को आगे चल करके मिल सकता है। तो वो दोनों चीजें हैं कि क्या रिस्क हैं और क्या रिवॉर्ड्स हैं, वो सारी चीजें संतोष सर ने हमें बता दी हैं। सर लिस्टिंग गेन लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जी कंपनी की इच्छा जाहिर की है कि जो पैसे आएंगे, जो इससे एक्सपेंशन होगा इनका, उसमें अब ये प्राइवेट सेक्टर्स में या फिर इंडिया के बाहर भी अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे कि कुछ नेशंस हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज में, कोई भी नेशन जहां पर कि ये अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेक इन इंडिया एंडेवर है जिसके कारण की काफी इनको टैक्स रिबेट्स और बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसके कारण ये कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं सारे लोग। तो अब ये कंपनी इच्छा जाहिर की है कि बाहर भी बेच सकते हैं, बाहर कंट्री में भी सिमिलर चीजें बेच सकते हैं, तो उसके वो भी एक मतलब अपॉर्चुनिटी कंपनी के अपॉर्चुनिटी है, बाजार खुलता है कि बाकी और देशों की सरकारें और देशों के डिफेंस सेक्टर के लोग भी वो भी कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क एलिमेंट ये भी है वहां पे जाकर के, वो चैलेंज, रिस्क तो नहीं है, चैलेंज है कि वो चैलेंज ये है कि फिर आपको compete बहुत ही बड़े उनसे करना पड़ता है, बहुत बड़े प्लेयर्स से करना पड़ता है जो बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं, और जिस तरीके का इजराइल और उसके अराउंड बहुत सारा टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, यूएस बेस्ड हैं, फ्रांस बेस्ड हैं, रशिया बेस्ड हैं, उनसे कहीं ना कहीं कंपटीशन में। लेकिन कहीं हम आईटी में और डेटा में कहीं ना कहीं इंडिया ने जो एक अपनी साख बना के रखी है और एक एज बना के रखा है, प्लस अपनी इंटेग्रिटी के अंदर में भी, या कुछ जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जहां पे हमारी थोड़ी अच्छी पकड़ है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं, तो शायद उसका फायदा
भी हम ले सकते हैं आगे चल करके, और नहीं तो हमारे आसपास के देशों से भी और नेबरिंग कंट्रीज से भी, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज के पास बजट बहुत बड़ा नहीं है, तो वो दोनों चीजें हैं, लेकिन वही दोनों चीजें हैं कि फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो ये कह रहे हैं संतोष सर कि ये बिजनेस कैसे आगे और बढ़ सकता है। सर कुल मिलाकर के बॉटम लाइन लिस्टिंग गेन आएगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं आएगा शायद, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, लिस्टिंग गेन डिपेंड्स करता है कि मार्केट कंडीशंस कैसी होती है, और मार्केट अभी इवेंट के थ्रू गुजर रहा है और आईपीओ भी खुला है उसी इवेंट में। लेकिन गोइंग बाय द प्रेसिडेंस, जो भी डिफेंस सेक्टर के लोग, मतलब जो भी कंपनियां आई हैं, उसको मार्केट ने काफी थम्स अप दिया है, क्योंकि इस स्पेस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंडेवर हैं और जिस तरह से मार्केट एक्सपेंशन के चांसेस हैं, ये कंपनियां काफी अच्छा कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन भी आपको अच्छा करना चाहिए। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो निवेश करने के लिए आपकी राय है, एडवाइजेबल है? हाँ, लॉन्ग टर्म में भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंशन हो रहा है सेक्टर, और एक्सपैंड करती हुई चीजें शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्गर टर्म में आपको मुनाफा देती है। ठीक है, बिजनेस आइडिया अच्छा है, जो सेगमेंट है जैसे उसमें है ये डेटा पैटर्न्स, वो अच्छा है, स्कोप काफी सारा है, लेकिन उसके अपने सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग देशों के रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो एक ऐसा सेगमेंट है या एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें ग्रोथ आएगी और बढ़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है। इस लिहाज से लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, यानी शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, दोनों तरीके से थम्स अप है संतोष सिंह जी की तरफ से डेटा पैटर्न्स के आईपीओ को। तो ये राय है डेटा पैटर्न्स के आईपीओ पे। बहुत शुक्रिया संतोष सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एलेक्स जी, थैंक यू। तो ये थे संतोष सर जो बता रहे थे कि आने वाला आईपीओ डेटा पैटर्न्स का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि बहुत सारे दर्शकों को जो आईपीओ से रिलेटेड जो ये एक कंसर्न थी या जो इसके बारे में सवाल था वो मिल गए होंगे। इस सेगमेंट को हम अलग से भी वीडियो रख देंगे, तो आप उसको अलग से भी देख पाएंगे और सुन पाएंगे। ठीक है।